नमस्ते। बातचीत के हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं, अखिल स्वामी सर हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत है सर। सर, कई सारे मुद्दे हैं बिहार से लेकर के और दिल्ली, अमेरिका तक के मुद्दे सामने आ रहे हैं। खबर एक तरफ नरेंद्र मोदी जी हैं तो दूसरी तरफ बिहार में राहुल गांधी को लेकर के भी बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं, बहुत सारी बातचीत है। खैर, हम शुरुआत बिहार से करें, बिहार जैसे अहम राज्य से करें, क्योंकि एक तो वहां पर इलेक्शन होने हैं और दूसरा एसआईआर को लेकर के बहुत कुछ निर्भर कर रहा है बिहार के इलेक्शन रिजल्ट से। सर, पहले समझना हम ये चाहेंगे आपसे, क्योंकि आंकड़ों की बात है, बिहार में स्थिति क्या है, क्या दिख रहा है, कौन कहाँ खड़ा है, कौन किस पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है किसका क्या है, एनडीए हो महागठबंधन हो, क्योंकि रार दोनों तरफ है। राहुल गांधी को लेकर के कहा जा रहा है कि भाई राहुल गांधी देर कर रहे हैं बिहार आने में, तो ये सारी चीजें चल रही हैं। तो जरा आपसे समझे कि असल में बिहार में हो क्या रहा है, कौन कहाँ है। जय संविधान। देखिए राम प्रकाश जी, आप जरा संदर्भ लीजिए सनातन धर्म से। जब मैंने एमबीए किया था 74-76 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, हम लोग एक सब्जेक्ट पढ़ा करते थे बिजनेस पॉलिसी। बिजनेस पॉलिसी का मतलब यह है कि इन इंडस्ट्री यू शुड हैव ए पॉलिसी एंड यू शुड स्टिक टू द पॉलिसी। और मैंने पहली अपनी नौकरी शुरू की थी डीसीएम ग्रुप से, श्रीराम केमिकल इंडस्ट्रीज से, फर्टिलाइजर यूनिट में भोपाल और कोटा में मैं रहा। देखिए उस समय के संदर्भ में बिजनेस पॉलिसी वाज रिलेवेंट। आज मैंने पिछले 12 साल पढ़ाया है जो सब्जेक्ट, उसी बिजनेस पॉलिसी का नाम बदल गया, उसका नाम हो गया स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। पॉलिसी आज के तारीख में यू कैन नॉट हैव ए पॉलिसी, यू शुड हैव ए स्ट्रेटेजी। देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजी। पॉलिसी का मतलब होता है यू शुड हैव ए स्टैंड, यू शुड हैव ए पॉलिसी, जो भगवान श्री राम की थी, मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा न टूटे, प्राण जाए पर वचन न जाए। भगवान श्री कृष्ण की पॉलिसी क्या थी? स्ट्रैटेजी। नो पॉलिसी, स्ट्रैटेजी। कर्ण को मारना है, अश्वत्थामा को नहीं मार पाए, भीष्म पितामह को मारना है, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और सबको अधर्म से मारा। स्ट्रैटेजी। आज के तारीख में इसीलिए हम लोग स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ाते हैं, पॉलिसी नहीं पढ़ाते, बिकॉज यू कैन नॉट स्टिक ऑन योर पॉलिसी, बिकॉज the policy has to change as per the changing environment. बिहार के अंदर जो एनडीए ने किया वो पॉलिसी थी, डिफेक्टिव पॉलिसी थी, और जो महागठबंधन ने किया वो स्ट्रैटेजी थी। अब मैं एक्सप्लेन करता हूं कैसे, एज ए प्रोफेसर ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। देखिए क्या किया बीजेपी ने, एक स्ट्रैटेजी बनाई कि जेडीयू को हमें खत्म करना है। 101 सीटें जेडीयू को दे दी, 101 सीटें खुद ले ली। चिराग पासवान, जीतन मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, इधर 142, उधर 101, मानी बात है। अच्छा, फिर उसके बाद तैयारी होगी जेडीयू की सीटों पे हरवाना, और फिर चुनाव आयोग वो कोशिश करेंगे कि इन लोगों के पास कम से कम 100 सीटें आ जाएं 141 में से, बेईमानी के साथ, ईमानदारी के साथ तो 50 भी ना आए, और उसके बाद जेडीयू को तोड़ दें। संजय झा और लल्लन सिंह पहले ही बैठे हुए हैं, बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव्स, और उसके बाद 25-30 लोग लेके अपनी सरकार बना लें और इनका नीतीश कुमार का खत्म कर देंगे। ये है पॉलिसी, ये दिस इज अ पॉलिसी। महागठबंधन ने क्या किया? स्ट्रैटेजी। व्हाट वाज द स्ट्रैटेजी? देखिए 34% वोट से शुरुआत कर रहा है महागठबंधन, यादव और मुसलमान वोट से। हमेशा चुनाव इसलिए नहीं जीत पाता था कि 34% एक तरफ होते थे और 66% दूसरी तरफ चले जाते थे। इनका वोट वही 32-34% होता था, उधर 45-50% होता था, लैंडस्लाइड विक्ट्री होती थी। इस बार महागठबंधन ने क्या किया? आपने नाम सुना है आईपी गुप्ता का? आईपी गुप्ता, ज्यादातर लोगों ने नाम सुना नहीं सुना होगा, बिहार वालों ने सुना, और मैंने उनका पूरा जीवन अध्ययन किया और उनका सब कुछ, मैंने उनकी वीडियोस देखी, उनके इंटरव्यूज देखे, उनका बैकग्राउंड देखा, पूरा छान मारा मैंने। आईपी गुप्ता पान समाज से आते हैं, पान समाज से। पान समाज क्या होता है? आपने देखा ना, जो राजमिस्त्री होते हैं उनका पान की शेप का एक खुरपी टाइप की होती है जिससे वो सीमेंट लगाते हैं, और ये समाज बहुत बड़ा एक प्रोपोर्शन है पॉपुलेशन का सीमांचल में और मिथिलांचल में। गांधी मैदान जिसको भरना, बड़े बड़े
नेताओं को पसीना आ जाता है। 5 समाज की मीटिंग आईपी गुप्ता ने की थी और पूरा गांधी मैदान लबालब भर गया था। लाखों कार्यकर्ता उनके पास हैं। महागठबंधन ने उनको 6 सीटें दे दी हैं। 3 सीटें अपने सिंबल पे लड़ेंगे और 3 सीटें आरजेडी और कांग्रेस के टिकट पे लड़ेंगे। ये समाज बड़ा डोमिनेटिंग समाज है। ये ऐड हो गया 34% पे। पिछले बार मुकेश सहनी 3-4% का लेके एनडीए के साथ थे, इस बार महागठबंधन के साथ हैं। 3% घटेगा, 3% बढ़ेगा, 6% का डिफरेंस। भूमिहार बड़े बड़े नेता इनके साथ आ गए। इसका मतलब यह है महागठबंधन की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए थी टू ऐड टू 34%, दे हैव डन इट। और उधर चिराग पासवान नीतीश कुमार की भिड़ी हुई है, जीतन राम मांझी उपेंद्र कुशवाहा की चिराग पासवान से भिड़ी हुई है, बीजेपी की नीतीश कुमार से भिड़ी हुई है, संजय झा और ललन सिंह की बैकवर्ड ओबीसी लवी से भिड़ी हुई है। सब भिड़े हुए, लेकिन गोदी मीडिया दिखा रहा है ये महागठबंधन में बड़ी समस्या है। वो बता रहे हैं कि साहब राजेश राम जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनके खिलाफ आरजेडी ने कैंडिडेट उड़ा दिया है। देखिए जो 6 कैंडिडेट फ्रेंडली फाइट हो रही है, इसके पीछे भी स्ट्रेटेजी है। स्ट्रेटेजी राजेश राम के खिलाफ आरजेडी ने पासवान कैंडिडेट उतारा है और एससी में सबसे बड़ी कम्युनिटी ये दो हैं, रविदास और पासवान। अगर पासवान ये रविदास कैंडिडेट राजेश राम खरीदते तो सारे पासवान उधर चले जाते, सवर्ण उनके साथ थे, वो जीत जाते। अब राजेश राम के साथ इन्होंने आरजेडी ने पासवान दे दिया, पासवान वोट इधर चले गए, राजेश राम के साथ ये चले गए। फिर दलितों में राहुल गांधी की इमेज, उसके बाद ये हर जगह इन्होंने जो किया है, वो मुन्ना शुक्ला की बेटी को टिकट नहीं मिला था आरजेडी से, तो वो नाराज थी। मुन्ना शुक्ला 2-3 बार के एमएलए हैं, आरजेडी ने उनको टिकट दे दिया। अब आपस में वहां पे महागठबंधन में टक्कर होगी और जितना ब्राह्मण वोट उधर चला जाएगा, यादव मुसलमान उधर चला जाएगा, जीत जाएंगे, नहीं तो ब्राह्मण वोट बीजेपी में चला गया होता और हार जाते। ये है स्ट्रेटेजी। तो आप अभी स्ट्रेटेजी लोग समझ नहीं रहे हैं। वास्तविकता में बीजेपी ने ब्लंडर्स कर दिए हैं और बीजेपी ने जब अपने कैंडिडेट 101 में से 65% लोग ठाकुर, भूमिहार और ब्राह्मण और वैश्य समाज को दिए हैं, तो बीजेपी ने अपनी हार की पटकथा लिख दी है और केवल चुनाव आयोग उनको जिता सकता है। अब कोई दुनिया की शक्ति उन्हें जिता नहीं सकती। लेकिन सर सवर्णों की जहां तक बात है, महागठबंधन के उम्मीदवारों की सूची में भी भूमिहारों की संख्या मजबूत है। तो कांग्रेस ने जो उम्मीदवार उतारे हैं उनमें सबसे ज्यादा, उनमें अच्छी खासी संख्या भूमिहारों की है। तो उसकी फिर उसके भाजपा का उससे नुकसान कैसे होगा और महागठबंधन का फायदा कैसे होगा? महाराज अगर एक याद आज, अच्छा चलिए इसका जवाब देता हूं, फिर दूसरा अपनी तरफ से एक और जवाब देता हूं। भूमिहार वोट अगर आरजेडी का या कांग्रेस का कैंडिडेट ना हो सवर्ण, तो पूरा सवर्ण कंसोलिडेट हो जाता है। वैसे ही कंसोलिडेटेड 99% रहता है बीजेपी की तरफ। अब जब भूमिहार कैंडिडेट खड़ा हो गया तो कांग्रेस का या आरजेडी का, तो उसमें बीजेपी के वोट बैंक में वर्टिकल डिवीजन हो गया और मुसलमान यादव आपके साथ हैं। जेडीयू ने मुसलमानों को टिकट नहीं दिया तो मुसलमान भी नाराज हो गए और मुसलमानों को इंडिया बीजेपी को देना नहीं था, तो मुसलमान 17% और भूमिहार में वर्टिकल डिवीजन। किसको फायदा हुआ? लोग ये कह रहे हैं, अभी मैं प्रियंका चतुर्वेदी को भी सुन रहा था कि साहब वो तेजस्वी यादव को प्रोजेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। देखिए जब महागठबंधन ने कह दिया कि जिसकी सीटें ज्यादा आएंगी ऑब्वियस चॉइस है, तो जिसके 135 लोग लड़ रहे हैं और जिसके 60 लोग लड़ रहे हैं, उसमें जीतेगा कौन? अगर आप सत्ता में आएंगे, अगर मेजोरिटी में आएंगे, तो बिना 135 की 70% स्ट्राइक रेट के तो आप आएंगे नहीं, 60% स्ट्राइक रेट के तो तेजस्वी चीफ मिनिस्टर बनेंगे, देयर इज नो डाउट। लेकिन अगर तेजस्वी को अनाउंस कर देंगे, उससे क्या होगा कि नॉन यादव सारा बैकवर्ड को कंसोलिडेट करने का बीजेपी को मौका मिल जाएगा। ये देखिए यादव आ जाएंगे, यादव आ जाएंगे, जैसे हरियाणा पंजाब में करते हैं, जाट आ जाएंगे, जाट आ जाएंगे। उन्हें हिंदुओं से प्यार नहीं है, उन्हें चाहिए वर्टिकल डिवीजन हो जाए, जिससे कि सवर्ण कंसोलिडेशन से वो जीत जाएं। और वही काम इस बार महागठबंधन ने किया है कि हम 2 हिंदू कैंडिडेट दे देंगे, बीजेपी का भी हिंदू कैंडिडेट होगा, 3 पार्ट में डिवाइड होगा और 40% वोट हमारे साथ ऑलरेडी हम जीत जाएंगे। एक और बड़ी गंभीर सी चीज हुई, अमित शाह 3 दिन के दौरे पर बिहार में रहे। वहां पर उन्होंने कॉन्क्लेव में तमाम आंकड़े दे दिए। आंकड़ों में वो बता रहे हैं कि 8,52,00,000 लोग जो है वो 5 किलो राशन पर हैं बिहार में। एक तरफ 20 साल बिहार की सत्ता, 11 साल केंद्र की सत्ता, लेकिन उसके बावजूद भी अगर बिहार की मैक्सिमम आबादी 5 किलो राशन पर ही चल रही है, तो
फिर विकसित बिहार कैसे, जिसका नारा बार बार बुलंद किया जा रहा है, फुल पेज पे के विज्ञापन दिए गए, नंबर एक। दूसरी चीज, भूपेश बघेल ने एक बड़ा गंभीर, अब इसको आरोप कहा जाए या फिर स्ट्रेटेजी, इसको क्या कहा जाए, जो वो कह रहे हैं कि अमित शाह ने नीतीश कुमार को मनाया है या धमकाया है, क्या इसको समझा जाए? नहीं नहीं, देखिए इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है कि अमित शाह ने वही वाला ब्लंडर किया है जो कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने पहले किया था, जब उन्होंने कहा था कि संविधान में समीक्षा की आवश्यकता है। बैकवर्ड कम्युनिटी इस अमित शाह के स्टेटमेंट से यह समझ गई है कि ये ओबीसी को किनारे लगाने की कला है, और जो ओबीसी वोट में डिवीजन होना था और अति पिछड़े अति दलितों को एनडीए गठबंधन के साथ लाना था, वो स्ट्रेटजी पे इन्होंने खत्म कर दिया उस स्ट्रेटजी को। योगी आदित्यनाथ ने जब वहां बुरके वाली बात की है तो मुसलमानों को हर व्यक्ति, बीजेपी का भी, जेडीयू भी ये मैसेज दे रही है, भैया हमारी तरफ मत आओ, तुम 17% कंसोलिडेटेड उधर चले जाओ। अरे बुरके की बात उठाओगे यार, आज के तारीख में हिंदू बच्चे परेशान हैं, उन्हें नौकरियां नहीं मिल रही हैं। एक तरफ आप 10,000 रुपए का लोन दे रहे हैं, अबे 10,000 में कौन सा बिजनेस कर लोगे भाई, कहां से लाख रुपए कमा लोगे? और 10,000 में आपने मान लीजिए 10,000 रुपए भी कमा लिया महीने में, और उसमें 100 औरतें हैं, कितने पैसे एक औरत के हिस्से में आए? आप बताइए कितने? लेकिन तेजस्वी कह रहे हैं हम घर सरकारी नौकरी देंगे। अबे आज सरकारी नौकरी लें या 10,000 रुपए का लोन लें? मैं कह रहा हूं मान लीजिए एक सरकारी नौकरी नई क्रिएट कर दी जाए 25,000 रुपए महीने वाली, और उसमें कहा जाए आपका काम केवल यह होगा बिल्कुल शहर को चकाचक सुंदर बना दो, कहीं गंदगी नहीं दिखाई पड़नी चाहिए। 25,000 की तुम्हें तनख्वाह मिलेगी और 40 साल के बाद तुमको पेंशन मिलेगी या वो मिलेगा। अरे यार 25,000 भी अगर एक घर में चला गया सरकारी नौकरी का, मजा आ जाएगा उनके जीवन में। एक चीज और है सर, जो एसआईआर की बात जब हम कर रहे हैं, अभी जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की आप बात कर रहे थे, जरा सीटों के लिहाज से हम समझना चाहेंगे भाई। पहले फेज में अगर हम अभी हम देखें, अगर पहले फेज की बात करें तो सर एक आंकड़ा जो पिछली बार हमें मिला था 2020 के इलेक्शन में, वो जो 12,000 वोटों का अंतर था, एसआईआर के बाद, एसआईआर की सूची के हिसाब से जब चुनाव होगा तो जो वोट काटे गए हैं या जो जिनके नाम काट दिए गए हैं, वो कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर होंगे, और क्या पहले फेज की जो सीटें हैं उस पर भी उसका असर दिखेगा, और जो जीत का हिसाब किताब बनाया जा रहा है उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये एसआईआर में जो काटे गए वोटर्स हैं? भाई आप ये राम प्रकाश जी खुद सोच के बताइए, जो माइग्रेशन होता है वो औरतों का ज्यादा होता है पुरुषों का ज्यादा होता है? पुरुषों का ज्यादा होता है, पुरुष नौकरी करने जाते हैं, औरतें तो जाती नहीं, औरतें तो अपना खेत और घर संभालती हैं। और 80% लोग आपको इससे मिल जाएंगे बिहार के, दिल्ली में और पंजाब में और महाराष्ट्र में, कि पुरुष तो पंजाब में है और पत्नी अपना घर और खेत संभाल रही है। ज्यादातर लोग मिले, औरतों की संख्या नंबर ज्यादा कटे हैं, इसका मतलब जेडीयू की जड़ खो दी गई है, पहली बात। दूसरी बात, जो ये समा बना है उस समाज से जो युवा है, आज आप किसी कॉलेज और किसी स्टूडेंट उसमें बात कर लीजिए, कम्युनिटी में स्टूडेंट कहता है यार हमें नौकरी दो, यार हमें नहीं चाहिए 5 किलो अनाज तुम्हारा, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमको नौकरी दे दो। अगर तेजस्वी यादव चीफ मिनिस्टर बनने के बाद 2 साल के अंदर 15-20 बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगवा दे, देखिए एक मैं आपको उदाहरण देता हूं, मैं धर्मपाल सत्यपाल ग्रुप में जो कैच ग्रुप है उसका बिजनेस हेड था। आसाम के अंदर डीएस ग्रुप ने एक यूनिट लगाई थी, इंडस्ट्रियल यूनिट, जब वो उल्फा का टाइम था, बहुत टेररिज्म था वहां पे, उन्होंने 700 वहां के एसएमईज लोकल बच्चों को एम्प्लॉय किया था। अच्छा बड़ा ज्यादा तूफान मचा हुआ था, लेकिन उस फैक्ट्री के आसपास के 10 गांव वालों ने कह दिया था इस फैक्ट्री में दिखाई नहीं पड़ना चाहिए, किसी एक्सट्रीमिस्ट को मार देंगे तुम्हें, यहां हमारे बच्चों को नौकरी मिली हुई, वी विल सेफगार्ड इट। लोगों ने कॉरिडोर बना लिया था, एक अटैक नहीं हुआ, और क्योंकि 700 लोगों को नौकरी मिली। अगर तेजस्वी यादव इंडस्ट्रीज को वो करें कि भाई हमारे यहाँ तो इन्वेस्टमेंट करो, लगाओ 50 यूनिट, हम तुम्हें प्रोटेक्शन देंगे, आसपास के 50 गांवों से तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट करा देंगे, किसी बाहरी को घुसने नहीं देंगे, लगाओ दो हमारे बच्चों को नौकरी। अरे यार 50-100 बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लग जाएंगी, बिहार के लोगों को नौकरी मिलेगी, पलायन रुक जाएगा, अपने आप प्रगति हो जाएगी। इंडस्ट्री लगाने पे ध्यान दिया क्या एनडीए गवर्नमेंट ने? एक इंडस्ट्री नहीं लगाई, सारी इंडस्ट्री बंद करा दी। बिना इंडस्ट्री की नौकरी कैसे मिलेगी? सारी तो गुजरात में इंडस्ट्री लगाए चले जा रहे हो यार, तो गुजरात में लगाओगे और बिहार से श्रमिक ट्रेन चलाओगे तो यही होगा, वहां इंडस्ट्री होगी, यहां से लोगों का पलायन होगा। लगा दो 50, मैं तो चीफ मिनिस्टर बन जाऊं बिहार का
मैं तो सारे देशों में जाके कहूं यार कोई डील फील नहीं होगी, पहले एक बड़ी यूनिट 10,000 करोड़ की बिहार के अंदर लगाओ और 1,000 बच्चों को नौकरी दो और कम से कम 25-30,000 की नौकरी दो और उनकी जॉब सिक्योरिटी दो और उनके पेंशन का इंतजाम करो या उनकी सोशल सिक्योरिटी का इंतजाम करो। बाकी जो चाहिए मैं दे दूंगा, लैंड तुम्हें फ्री में दे दूंगा। जब भैया तुम अडानी जी को 1 रुपए में 1,000 एकड़ जमीन दे सकते हो, तो ये इंडस्ट्री वालों को फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए तुम 1,500 एकड़ जमीन 1 रुपए में क्यों नहीं दे सकते? इंडस्ट्री लगाओ। इंडस्ट्री कौन से लगाओगे? पावर इंडस्ट्री लगा। अबे पावर इंडस्ट्री में कौन से जॉब एम्प्लॉय होते हैं? लेकिन सर सवाल ये उठता है कि ये तो सारी चीजें तब संभव है जब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाए, महागठबंधन चुनाव जीत ले, तो उसके बाद की प्रक्रियाएं होंगी। लेकिन पिछले चुनाव में 12,000 वोटों का अंतर होता है, 80 लाख वोटर्स भाजपा ने अभी ही काट डाले, काट के किनारे कर दिए उनको। तो फिर जीतने की जो संभावना है वो कितनी रह जाती है, कैसे रह जाती है? इतनी बड़ी जीत तो वो पहले ही हासिल करते हुए दिख रहे हैं और रही सही कसर ज्ञानेश कुमार गुप्ता पूरी कर ही रहे हैं जैसा आरोप लग रहा है। नहीं नहीं, देखिए चुनाव आयोग कोई कसर नहीं छोड़ेगा, लेकिन आप ये भी तो सोचिए ना भाई, आपने 12% वोट काट दिए, 12% काट दिए, मान लीजिए उसमें 90% वोट महागठबंधन के हैं, ठीक है, 7-8% की हेराफेरी की ना आपने, 7-8% की हेराफेरी की ना। अरे मैं गिना तो रहा हूं आपको, मुकेश सहनी के 4% वोट इधर से कटे इधर जुड़े, पान समाज के 4% वोट इधर से कटे इधर जुड़े, मुसलमानों के वोट कंसोलिडेट हो गए। जब 15% की लीड हो जाएगी तो 8% एडजस्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सर जब सारे पन्ना प्रमुख जानते हैं कि कौन किसका वोटर है, तो मुकेश सहनी जब इधर से उधर चले गए तो मुकेश सहनी के भी वोट काटे जाएंगे। जब आईपी गुप्ता जुड़ गए महागठबंधन में तो आईपी गुप्ता के भी वोट काटे गए होंगे। और खबर तो यहां तक, सवाल तो यहां तक उठ रहा है कि भाई नीतीश कुमार के भी वोट काटे गए। बड़ी संख्या में महिलाएं जो एसआईआर में जिनके नाम काट दिए गए, उन्हीं को पैसा दे करके 10,000 रुपए दे करके नीतीश उन्हीं से अपील कर रहे थे कि भाई हमने आपका ख्याल रखा, अब आप हमारा ख्याल रखिए। तो भाजपा का जो मैनेजमेंट है उसको हम कैसे देखें, उसको क्या माने, क्या समझे? क्या भाजपा रणनीतिक रूप से कमजोर दिख रही है? अरे भीषण कमजोर है यार, आप समझ नहीं रहे भाई। अगर 15% वोट काटे मान लीजिए, जिसमें 10% वोट महागठबंधन के हैं और 5% जेडीयू के हैं, मान लीजिए, मैं आपकी बात मान गया, हाँ पॉलिटिकल फिगर, जेडीयू की अगर वोट कट गए और 101 सीटें लड़ रही हैं तो उससे 5% का डिफरेंस रहा ना जेडीयू वाली सीटों पे, हेरा फेरी 5% की हुई ना, और इधर 10% वोट शिफ्ट हो रहे हैं। भाई अगर 10% वोट की लीड है और 5% की हेरा फेरी है तो 5% का एज है। और जब पूरा का पूरा 35% युवा महागठबंधन के साथ है, लेकिन अब इसके बाद 5 बजे के बाद कितने परसेंट वोट पोलिंग बढ़ती है और 100% चार्ज बैटरी किसे मिलती है? असली खतरा मुझे उससे है। जो आपने नाम काट दिया उसका एडजस्टमेंट महागठबंधन ने ढूंढ लिया है। 15% की लीड दिला देगा महागठबंधन को जनता वहां की, और 10% की हेराफेरी से कुछ नहीं होने वाला है। जो कट गए सो कट गए, उसको कुछ कर तो सकते नहीं है। ना सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है, ना चुनाव आयोग सुन रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि नहीं आप चुनाव आयोग में जाइए। पहले कोई चोरी की रिपोर्ट दिखाने जाओ, कहता नहीं चोर से कांटेक्ट करके बताइए, चोर से आप सेटलमेंट कीजिए। अब चोर का पता हो ना तब तो सेटलमेंट करें। आप बात ही सुनने को तैयार नहीं है कि ये नाम काट दिए, एक पते में 5,000 वोट हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ही नहीं सुनने को तैयार है और चुनाव आयोग सुनेगा ही नहीं, तो हम जनता से ना जाके संवाद करें, फिर आप लोगों से बात क्यों करें? एक चीज, जब स्ट्रेटेजी की बात हो रही है सर, तो जरा एक चीज और समझ लें कि मुद्दों के, अभी आपने कुछ चीजें तो गिनवाई, लेकिन अगर हम विस्तार पूर्वक उसको समझें या पूरा डिटेल में बात करें, समझने की कोशिश करें, तो महागठबंधन के लिए कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनका उठाया जाना उनकी यूएसपी साबित हो सकती है, उनके लिए एक मास्टर स्ट्रोक जो है वो साबित हो सकता है? भाई देखिए, स्पष्ट है, ये भी स्ट्रेटेजी है। तेजस्वी यादव का वीक पॉइंट क्या है और स्ट्रांग पॉइंट क्या है। हम लोग तो मैनेजमेंट में शॉर्ट एनालिसिस करते हैं। शॉर्ट में हम देखते हैं राम प्रकाश की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, और ऐसी जगह वार करो जहां उसकी वीकनेस है। तभी तो दुर्योधन को मारने के लिए भगवान कृष्ण ने इशारा किया था, जंगा फाड़ो इसकी, जंगा वीक है इसकी, और बाकी जगह तोड़ नहीं पाओगे, लोहे की बनी हुई है। अब सीधी सी बात यह है, स्ट्रेंथ वीकनेस के हिसाब से तेजस्वी यादव की स्ट्रेंथ भी जात है, कॉम्बिनेशन है, और वीकनेस भी वही है। 33% वोट उसके पास है, लेकिन उस 33% की वजह से 66% उसके अगेंस्ट। तो तेजस्वी यादव जात की बात नहीं करना है, आप एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए जहां वो जात की बात कर रहे हो।
वो आईपी गुप्ता को लेके आ रहे हैं, वो मुकेश सहनी के सामने बिछे जा रहे हैं, क्योंकि वो जात की बात नहीं, वो कंसोलिडेशन, वो अपना जो 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनके हैं, उनका हेड भी उन्होंने कुशवाहा को बनाया है। ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट जात। जात की बात कौन कर रहा है? राहुल गांधी, क्योंकि राहुल गांधी की वीकनेस क्या है और स्ट्रेंथ क्या है? तेजस्वी यादव इज टॉकिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो अपील करता है युवा को। और राहुल गांधी किसको अपील कर रहे हैं? एडिशनल डायरेक्टर जब जनरल पुलिस आईपीएस को, दलित को आत्महत्या करने में मजबूर होना पड़ा, मैं वहां गया, हरिओम वाल्मीकि किया गया और पुलिस ने मुझे जाने नहीं दिया, स्टेट गवर्नमेंट ने मेरे खिलाफ स्टेटमेंट दिलवाई कि वो मिलना नहीं चाहता, और उसकी मां और बहन मेरे गले मिलकर रोई और वीडियो लोगों ने देखा। दलितों की सहानुभूति राहुल गांधी के साथ है, अति पिछड़ों की जो सहानुभूति है वो तो राहुल गांधी के साथ है। राहुल गांधी वो काम कर रहे हैं जो तेजस्वी यादव की वीकनेस है। और जो राहुल गांधी, मानी बात है, उनका कोई आज के तारीख में एक्सपीरियंस तो है नहीं एस्टेब्लिशमेंट चलाने का। तेजस्वी यादव का 17 महीने का है, 5 लाख नौकरी दी थी। ही इज टॉकिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट और राहुल गांधी इज टॉकिंग ऑफ सोशल जस्टिस। काम हो गया। खैर, तेजस्वी यादव निश्चित तौर पे बहुत फोकस्ड है, और खास करके जिस तरीके से वो सड़कों पर जा करके और छात्र तैयारी कर रहे छात्रों से उनकी मुलाकात हुई और जो संवाद हुआ, वो कार्यक्रम सबने देखा, कितना प्रभावी कार्यक्रम वो रहा। तो फोकस तो है वो रोजगार पर, लेकिन इसके साथ साथ जो बिहार के और भी इश्यूज हैं उनको भी एड्रेस करना महागठबंधन के लिए कितना जरूरी है, क्योंकि भाजपा उनमें से किसी भी मुद्दे को टच नहीं करेगी, और अगर टच नहीं करेगी तो क्या उस पर एक जो हम कहते हैं ना कि भाई वार प्रतिवार जब तक नहीं होगा, क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होगी, तब तक उसका लाभ नहीं मिलता है चुनाव में। तो भाजपा उनको टच नहीं करेगी तो उसका लाभ मिलेगा कांग्रेस को, महागठबंधन को, तेजस्वी यादव को। देखिए, बीजेपी को क्या करना चाहिए था अगर मैं उसका स्ट्रेटेजिक मैनेजर होता? बीजेपी को यह करना चाहिए था कि 65, 70 क्या 80% सीटों अति दलित, अति पिछड़ों को देनी चाहिए थी। जैसे उन्होंने यूपी में स्ट्रेटजी बनाई थी कि वहां पे उन्होंने इनको भी ले लिया था, ओम प्रकाश राजभर को भी, संजय निषाद को भी ले लिया था, अनुप्रिया पटेल को भी ले लिया था। और मानी बात, एक बेल्ट है पूरी जो कुर्मी बेल्ट है, सुनेलाल पटेल का एरिया है, और एक बेल्ट है जहां पे राजभर बहुत ज्यादा हैं, जहां निषाद बहुत ज्यादा हैं। वही काम इस बार महागठबंधन ने बिहार में कर दिया। भाई समान वोट तो बीजेपी के पास सॉलिड है ही, 15% वोट तो हिल नहीं सकता बीजेपी का, और 34% वोट हिल नहीं सकता महागठबंधन का। अब 15% में अति दलित, अति पिछड़े जाते हैं। अब मानी बात है यार, आपके सामने भी होगा, आप भूमिहार हैं। अब आप जानते हैं बीएचयू में जहां मैं पढ़ा हूं, सबसे बड़ी दुश्मनी भूमिहार और राजपूतों में होती है। पूरी बीएचयू की राजनीति मैंने तो देखी है नजदीक से ना। हम ब्राह्मण तो होते हैं कमजोर, दबंग, कमजोर हैं, दब्बू हैं, हम लोग भूमिहारों के पीछे लग लेते थे, उधर राजपूत बड़े स्ट्रांग हैं। अब वही चीज वहां हो रही है, सूर्यभान सिंह वर्सेस अनंत सिंह। अनंत सिंह भूमिहार हैं और सूर्यभान सिंह राजपूत हैं, भिड़ो, दो दबंग आपस में। खैर, अब निश्चित तौर पे महागठबंधन की जो स्ट्रेटेजी है उसको आपने बहुत विस्तार पूर्वक समझाया, लेकिन जो तमाम आरोप लग रहे हैं फिलहाल महागठबंधन के ऊपर, और भाजपा एनडीए उसका एज लेने की कोशिश कर रहा है, उससे महागठबंधन कैसे उभरेगी, जरा हम ये भी समझ लें आपसे। देखिए राम प्रकाश जी, मैं आपकी सारी वीडियो देख रहा हूं, आप गलत लाइन पे जा रहे हैं, और आपके विशेषज्ञ भी गलत लाइन पे जा रहे हैं। अब एक आपकी की डिबेट में मैंने कहा भी था कि गोदी मीडिया की लाइन मत अडॉप्ट कीजिए, वो इनकी स्ट्रेटजी है, गोदी मीडिया के माध्यम से यही फैला रहे हैं। वो टूट गया है, एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, स्ट्रेटजी है ये। क्योंकि हिंदू वोट जब एक वहां ब्राह्मण खड़ा हो जाएगा, बल्कि मैं अगर स्ट्रेटेजिक मैनेजर होता, मैं कहता भैया बीजेपी के खिलाफ सीपीआईएमएल ब्राह्मण खड़ा कर दे, आरजेडी राजपूत खड़ा कर दे, और कांग्रेस भूमिहार खड़ा कर दे, खत्म। बीजेपी का वोट बैंक गया। अरे अपनी कम्युनिटी के 10,000 वोट तो लाओगे ना यार, जो इधर लखनऊ में, यूपी में बहन मायावती ने और ओवैसी साहब ने किया था, वही गोदी मीडिया कर रहा है। कल मैं एक गोदी मीडिया में गया था, वहां मुद्दा उठा दिया, सीधा रमैया ने क्लेम कर दिया कि मुझे यूएनओ से इनाम मिल गया है, और बाद में उसे डिलीट कर दिया। अरे मैंने कहा यार ये चौथा केस है। पहला केस है एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री का, दूसरा केस है स्मृति ईरानी येल यूनिवर्सिटी से कह रही थी मैं डिग्री लेके आई हूं, चुनाव आयोग के एफिडेविट में लिखा है, बाद में पता चला 6 दिन का एक
सर्टिफिकेशन कोर्स लेने गई थी येल यूनिवर्सिटी। और सर्टिफिकेशन कोर्स और डिग्री में अंतर नहीं बताए। सम्राट चौधरी 10वीं फेल है, वो कह रहे हैं मुझे ऑनरेरी पीएचडी दी है। अरे यार ऑनरेरी पीएचडी दी है जो यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो उसको आप डिस्कस नहीं करेंगे गोदी मीडिया वाले। वो सीधा रमैया से गलती हो गई, उसको डिस्कस करेंगे। तो डोंट फॉल इन द ट्रैप। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे असल में बात करने के लिए। विशेषज्ञता दिखाते दिखाते, मैं तो देखिए एक अध्यापक हूं, मैं जर्नलिस्ट तो हूं नहीं। आज जर्नलिस्ट की समस्या होती है, आप भी जर्नलिस्ट हैं, तो असल में ज्ञान जो ज्यादा जब ओवरफ्लो करने लगता है तो मुश्किल हो जाती है। नहीं सर, हम लोग ज्ञान ओवरफ्लो नहीं होता है, हम लोग तो समझने का प्रयास करते हैं जो चीजें दिखती हैं, क्योंकि अरे वो मेरी लूपहोल शिष्यता ग्रहण कर महागठबंधन लीजिए, ने ही दिए। मेरी शिष्यता ग्रहण कीजिए और लाइन मत छोड़िए, लाइन पकड़िए और देश के लेकिन लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने के लिए संघर्ष करिए। गोदी मीडिया के ट्रैप में मत आइए। सर वो लूपहोल महागठबंधन ने ही दिए, इसलिए शायद नहीं, एनडीए कोई बार नहीं, बार उसको प्रचारित कुछ कर नहीं पाया। दिया, कुछ नहीं दिया। ये एनडीए का ट्रैप है और ये गोदी मीडिया का ट्रैप है और आप लोग फंस रहे हैं उसमें। कोई चलिए कमजोरी नहीं है। महागठबंधन इज फाइटिंग विद फुल स्पिरिट और राइट स्ट्रेटेजी। चलिए, बदलाव की लड़ाई महागठबंधन जो लड़ रहा है, अब वो उस लड़ाई को अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से, जिसको आपने बहुत विस्तार पूर्वक समझाया, वैसे लड़े। निश्चित तौर पर उसको लड़ना चाहिए और आक्रामक होकर के लड़े, क्योंकि सामने न केवल एक सत्तारूढ़ गठबंधन से लड़ना है, बल्कि उनकी तमाम मशीनरीज से भी लड़ना चुनाव है जो आयोग से लड़ना। देखिए ये लड़ाई हाँ, एनडीए इंडिया की नहीं है, ये महागठबंधन और चुनाव आयोग की है। जो जिसके ऊपर बहुत सारे गंभीर आरोप हैं। हालांकि अभी उन आरोपों पर चुनाव आयोग से लेकर के वो देश की तमाम जिम्मेदार संस्थाएं मौन हैं। उसके जवाब का इंतजार भी शायद देश कर रहा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।